और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। थोड़ी ये वीडियो बड़ी इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, तो यहाँ से जो छात्र छात्रा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो आईटी ब्रांच से हैं और जो जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, तो उनके लिए मैं एक ये जो मॉडल पेपर है उसका पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको साथ ही चैप्टर वाइज एक पूरा चैप्टर समझाऊँगा भी, और चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलने की संभावना है। तो दोस्तों एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जो जो मैं चीज़ें आपको बताता चलूँ, जो जो मैं टिक लगवाता चलूँ, आप वो क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले। कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि सर भैया मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं अब तक उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि जो शुरू से ही एकदम परफेक्ट होते आता है, तो वो थोड़ा आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के ई कॉमर्स में हमारे 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है उसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, चौथा ई स्ट्रेटेजी, पाँचवा 4 C's। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो शुरू के 5 में से ही हैं, ठीक है। छठा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सातवां ई पेमेंट मैकेनिज्म, आठवां ई मार्केटिंग, नवा इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज जिसको हम EDI बोलते हैं, ठीक है। 10वां चैप्टर है रिस्क ऑफ ई कॉमर्स। तो चलिए पहला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे समझ चलो कि जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एग्जाम में नहीं मिलते। यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन देने का यही मतलब होता है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें एक ही उसमें लाइन में कवर कर दी जाएँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। आपके पास 15 क्वेश्चंस आपको मतलब 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। आपके पास एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से एक हर एक के 3 होंगे, 5 दूनी 3 में से 2 करने होंगे, 5 दूनी 10। मैं आपको लास्ट में एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में कि ई कॉमर्स को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? तो दोस्तों ई कॉमर्स देखो, ई कॉमर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ई और फिर कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स, ठीक है। ई मानी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। तो देखो ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदना या वह एवं बेचा जाता है तथा वस्तुओं के मूल्य का भुगतान भी इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आपने कभी ना कभी शॉपिंग की होगी, ठीक है। आपने या तो कुछ लिया होगा या आपने कभी ऑनलाइन पेमेंट भी की होगी। तो जो हमने जो ऑनलाइन पेमेंट करी है, हम जो फ़ोन पे पेटीएम या व्हाट्सएप मनी मतलब पे वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ये सब हमारा ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इसको ही हम ई कॉमर्स बोलते हैं। मतलब ई कॉमर्स का मतलब साफ साफ मतलब ऐसा होता है कि या तो आपने कोई ऑनलाइन चीज़ बेची या ख़रीदी या कहीं भुगतान किया, तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? ई कॉमर्स का हमारा जो पूरा नाम है वो मैंने आपको बताई दिया। ई मानी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी मानी कॉमर्स, मतलब कॉमर्स मानी कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में एक एक नंबर के नहीं मिलेंगे, पर इनको मर्ज करके क्वेश्चन लिया जा सकता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का पूरा नाम बताइए, 2.5 नंबर में आगे कुछ और जोड़ दें, ठीक है। अब जो तीसरा मतलब जो हमारा छोटा जो क्वेश्चन है वो है सेवा परिप्रेक्ष्य, मतलब सर्विस पर्सपेक्टिव के अनुसार ई कॉमर्स को कैसे प्रभावित करें, ठीक है। सर्विस परिस्पेक्टिव के अनुसार ई कॉमर्स को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी फर्म, उपभोक्ता और प्रबंधक की इच्छाओं को संबोधित करता है, ठीक है। मतलब फर्म मानी मतलब बेचा या लेवा, मतलब जो बेचने वाला और लेने वाले की जो इच्छाएं हैं उसको संबोधित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स ना तो मतलब खरीदने वाले के बिना और ना बेचने वाले के बिना ई कॉमर्स नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको जो मेन क्वेश्चन है आपका ये जो पहला क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है, ठीक है। ये कई टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स से आप क्या समझ सकते हैं
क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख परिभाषा को उल्लेख कीजिए। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स मेन डेफिनेशंस। ठीक है, अगला कालकोटा और विंटोस ने ई कॉमर्स की किन परिप्रेक्ष्यों की परिभाषा किया है, मतलब परिभाषित किया है। जो हमारे कालकोटा और विंटन्स, ठीक है, ये जो दो थे ये हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ई कॉमर्स को कैसे बताया, इन्होंने ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन किया है वो बताइए, या फिर ई कॉमर्स क्या है। ये 3 क्वेश्चंस एक ही बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज यहीं पे होते कि आपको ये दे दिया, ये वाला कालकोटा एंड विंटर्स डिफाइन ई कॉमर्स इन विच रिप्रेजेंटेड विच रिस्पेक्ट्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो नई चीज़ आ गई, मैंने इन साइंटिस्ट के नाम ही नहीं पढ़े थे। तो घबराना नहीं है आपको, जो आप ई कॉमर्स के बारे में पढ़ के आपको वही बताना है। ठीक है, तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स अर्थात ई कॉमर्स के अंतर्गत कंप्यूटर्स नेटवर्क्स पर क्रय विक्रय विपणन और उत्पादों को सर्विसिंग अथवा अन्य सेवाएं आती हैं। सूचना तकनीकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग में ये वाणिज्य आचरण कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के उद्देश्यों से एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक विधियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से व्यापार के वाणिज्य संबंधी संरक्षण मतलब बिजनेस कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। फॉरेस्टर रिसर्च के अनुसार सन 2003 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ने 12.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का विक्रय किया। समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स अर्थात ई कॉमर्स की अर्थ भी बदल चुका है। मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का आशय इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की सुविधा से है। ठीक है, आपको इतनी रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलनी है कि देखो आपके पास क्वेश्चन आया कि ई कॉमर्स क्या है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो नोट करते चलिए या फिर आप उसको सुनते चलिए। तो देखो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का सबसे पहले आप एक पॉइंट वाइज, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक से हो तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप एक पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट में डालिए कि ई कॉमर्स हमारा क्या हो, मतलब ई कॉमर्स क्या हो। अब ये बताइए कि ई कॉमर्स हमारी वह एक टेक्नोलॉजी है कि आप ऑनलाइन किसी भी वस्तु को खरीद सकते हो ई कॉमर्स के माध्यम से, या किसी भी वस्तु को बेच सकते हो, और तथा उनका जो जो हमने कोई भी चीज़ खरीदी है उसकी जो ट्रांजैक्शन है आप वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही कर सकते हो, वही हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको जो वर्ड बताया अब आप इनको थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, एक डायग्राम भी दे सकते हो। डायग्राम कैसे, जैसे यहाँ पे हमने ई कॉमर्स लिखा, साइड में यहाँ पे लिख दिया सेल वाई, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने पेमेंट। ठीक है, ये हमारा ई कॉमर्स का एक ब्लॉक डायग्राम बन गया। ठीक है, आप इतना लिखोगे, आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखोगे कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स हमारे आजकल आधुनिक जीवन का एक मतलब वो हिस्सा बन चुका है। ई कॉमर्स के बिना आजकल कोई व्यापार नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे तो ये ई कॉमर्स आपका कहलाया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ई कॉमर्स के क्या लाभ है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, या फिर ये भी आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ कॉमर्स टू सोसाइटी, वाई इज ई कॉमर्स इन टूडेज कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट, या ई कॉमर्स इज इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट परस्यूट ऑफ बिजनेस जस्टिफाई द ई कॉमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा समझ से ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो कि ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, ई कॉमर्स का लाभ क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी अपने तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि ई कॉमर्स से क्या है, ई कॉमर्स जब से आपकी मार्केट मतलब जब से आपकी लाइफ में ई कॉमर्स आया तब से आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ लेने के लिए। ठीक है, या आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है आपको उसको प्रमोट करने के लिए आपको ई कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको मतलब ऑनलाइन चीज़ों को बेच सकते हो। आपके पास ऐसा होता है कि जब आप मान लो आप कहीं भी रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूपी में लखनऊ में रह रहे हो, तो आपकी दुकान अगर मान लीजिए लखनऊ में, तो आपके पास लखनऊ का ही बंदा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर का आ जाएगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स पे आपकी दुकान है, अगर आप अमेज़ॉन पे आपका आईडी बनाए, अमेज़ॉन पे आप अगर चीज़ें बेचते हो, तो आपके पास ऑल ओवर वर्ल्ड से भी आपके पास लोग आएंगे, ऑर्डर करेंगे, आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा। ठीक है, ई कॉमर्स का ये फ़ायदा होगा। ई कॉमर्स का दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो हमें वहाँ हेजिटेशन होता है कि भैया ये नहीं, ये कपड़े दिखाइए। आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हो, आप आराम से उसको जाके कोई भी चीज़ देखिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं, ये चाहिए। आप 100 चीज़ देखिए, 100 पेज पलटिए, 1000 बार देखिए। ठीक है, आप उसको आराम से वापस भी कर सकते हो। ठीक है, अगला फ़ायदा ये है कि आपने कहीं मान लीजिए पहले क्या होता था कि पहले हमें रिजर्वेशन कराने के लिए
प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, स्टेशन पे। पर आप अब रिजर्वेशन कराने के लिए आप ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हो, पेटीएम का यूज़ कर सकते हो। कहीं पैसे डालने थे आपको पहले तो आप बैंक जाया करते थे, पर आप यहीं से भी पैसे डाल सकते हो। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप अगर अच्छे से सोचोगे तो आपके सामने हजारियों ई कॉमर्स के फ़ायदे आ जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से लगता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की हानियाँ बताइए। तो भाई ई कॉमर्स की हानियाँ भी बहुत है, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी। टेक्निकली भी क्या हानियाँ हैं तो सुनिए, कि जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद आपने उसका पेमेंट किया, पेमेंट रास्ते में अटक गया, पेमेंट नहीं पहुंच पाया सामने, थर्ड पार्टी ने पेमेंट हैक कर लिया, या पेमेंट आपका कोई किसी और ने चुरा लिया, तो वो ये क्या है, ये हानियाँ ही तो हैं। जैसे कि अब इसमें आप पढ़ सकते हो कि इसमें सिस्टम सुरक्षा, विश्वसनीयता, मानकों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का अभाव है। आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपका सिस्टम बंद हो गया, कोई भी चीज़ पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट अटक जाएगा। तो हानियाँ भी बहुत सारी हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आपने फ़ोन मंगाया, तो कभी कभी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि फ़ोन की जगह कोई और चीज़ रख के दे देते हैं, ठीक है, ईंट पत्थर कुछ भी, चप्पल। तो ये हानियाँ ही तो हैं। तो ई कॉमर्स की यही हानियाँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता बहुत कम है कि ई कॉमर्स की डिसएडवांटेज आता है, तो ये आता है, ऐसे आता है क्वेश्चन कि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है। मेरे हिसाब से कि मैंने जो एग्ज़ाम दिए तब से बता रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है, या ई कॉमर्स की डिफ़ाइन की है ई कॉमर्स को, या फिर और साथ में ही एक लगा देंगे कि 5 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए ई कॉमर्स के, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर से ज़्यादातर यही आता है, ठीक है, और इस वाले चैप्टर से कुछ और आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी ये आप जितना इसमें पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही आपको मतलब आप जितना मॉडल पेपर से पढ़ोगे उतना आप कंफ्यूज होगे। आपको मैं जो जो बता रहा हूँ आप वो पढ़िए, आप टिक लगा लीजिए, आपके जो टीचर ने बताया आप वो पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ होता है, बच्चा पागल हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ मॉडल से, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने की 99.9% संभावना है। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि साइबर लॉ पे सच पे टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं आएगा भी ना ये क्वेश्चन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ायदा फिर भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको आगे जो आपके पास एक सब्जेक्ट मिलेगा नेटवर्क, मतलब साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी फाइनल ईयर में, तो आपको वहाँ भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो देखो साइबर लॉ क्या होता है, देखो भारत में साइबर कानून आईटी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 में निहित है। भारतीय संसद के दोनों भवनों में पास किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल को अगस्त 2000 में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था तथा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के नाम से जाने लगा। भारत में ई कॉमर्स के एक वैध बुनियादी संरचना प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। भारत के ई बिजनेस और नई अर्थव्यवस्था पर साइबर कानूनों का काफ़ी प्रभाव है। आईटी अधिनियम 2000 एक वैध फ्रेमवर्क, मतलब लीगल फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एवं अन्य गतिविधियों की बेहतर दी जा सके। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी सहमति के बिना अनुभव की स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि साइबर लॉ क्या है। देखो आजकल क्या है कि हमारे इंडिया में साइबर लॉ एक जो हमारा लॉ है वो आईटी, मतलब हमारे इंडिया में 2000 में पास आउट हुआ था, ये संसद के दोनों भवन में पास आउट किया था, जिसका नाम है आईटी एक्ट 2000, ठीक है। जब ये 2000 में पास आउट किया तो इसके लिए इसका नाम आईटी एक्ट 2000 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आजकल आप समझ सकते हो कि साइबर लॉ मतलब साइबर सिक्योरिटी आजकल इंडिया में बहुत ज़रूरी है, इंडिया के हर देश में ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हर देश में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, ऑनलाइन लोग पेमेंट देते हैं। तो साइबर लॉ इसलिए आया क्योंकि जब हमारे पास ई कॉमर्स की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई हमारे इंडिया में, तो साइबर लॉ को लाने का एक ही यही कारण था कि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा था, बहुत सारे लोगों को हानियाँ मिल रही थी, किसी के कोई पैसे कट रहे थे, तो इसलिए साइबर लॉ आया ताकि अब हम साइबर जो क्राइम होते हैं इन पे कंट्रोल कर सके। तो इसलिए साइबर लॉ का आविष्कार हुआ, ठीक है, मतलब साइबर लॉ बिल पास हुआ। तो आपके पहले चैप्टर से कुल मिला के 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 ही क्वेश्चंस मिलते हैं मेरी समझ से, कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के लाभ और हानियों को बताइए। अगला मिल जाता है आपको साइबर लॉ क्या होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पहले चैप्टर में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यही 2 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आपको इनमें से एक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इस चैप्टर से देखो, अब छोटे छोटे आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपको बड़े क्वेश्चंस आप आंसर कर लोगे, ठीक है। पहला सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का प्रयोग मतलब कहाँ किया जाता है। ये एक अद्वितीय डिजिटल आईडी है जिसका प्रयोग किसी पृथक वेबसाइट अथवा व्यक्ति की पहचान के सत्यापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, एक चीज़ आती है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, वो ये होता है कि आपने किसी को पेमेंट दिया,
आप देने वाले हो और वो सामने वाला लेने वाला है, तो आप दोनों के पास एक सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आप दोनों एक्सचेंज करोगे, ठीक है, एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही हमारा सर्टिफिकेट की होता है, मतलब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो आपकी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लिया जाता है। अब सर्वर क्या होते हैं, तो वो कंप्यूटर जो नेटवर्क के यूजर्स को शेयर्ड रिसोर्सेज अर्थात शेयर किए जा सकने वाले संसाधनों के उपलब्ध कराते हैं, सर्विसेज कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रिलेशन इन ई कॉमर्स एंड नेटवर्किंग। ठीक है, ई कॉमर्स का रिलेशन क्या है नेटवर्किंग से। ठीक है, तो ई कॉमर्स एंड नेटवर्किंग प्रत्येक व्यापार के लिए ग्राहकों और सहयोगी व्यापारियों का एक नेटवर्क होना आवश्यक है। ठीक है, बिना ग्राहकों बिना नेटवर्क के व्यापारी अपना माल बेच सकने असमर्थ होगा। इस प्रकार देखो नेटवर्किंग में जैसे नेटवर्किंग में इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपके पास अगर नेटवर्क नहीं होगा आपका, ठीक है, आपके पास कोई संसाधन नहीं होगा, लाइक अमेजोन ना हो, तो आप अपनी चीज़ों को कैसे भेजोगे, मतलब एक प्लेटफॉर्म होना। ठीक है, वही हमारा ई कॉमर्स और नेटवर्किंग में संबंध बताता है। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, एक तो हमारा डेटा शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, डिवाइस शेयरिंग, कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइजेशन, और फिर होता है कॉम्पेटिबिलिटी, फिर सिक्योरिटी, फिर होता है इंटरनेट एक्सेस। चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि हमारे जो एडवांटेज हैं नेटवर्किंग ऑफ ई कॉमर्स के क्या है। तो देखो डेटा शेयरिंग, नेटवर्किंग के यूज़र्स के ग्रुप में से एक यूज़र किसी अन्य यूज़र से सूचनाओं का आदान प्रदान नियमित रूप से और तीव्र गति से कर सकता है। ये चेन्नई में स्थित किसी कर्मचारी द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत रिपोर्ट हो सकती है और न्यूयॉर्क में बैठे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेस की जा सकती है। इसे यथेष्ट समय। और देखो डेटा शेयरिंग क्या है, डेटा शेयरिंग क्या है, अगर आप मान लीजिए आप रहते हो दिल्ली में, आपको कहीं पैसे भेजने हैं न्यूयॉर्क में, तो आप वहाँ पे पैसे भेज सकते हो। यही हमारा डेटा शेयरिंग होता है। डेटा शेयरिंग नेटवर्किंग होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, नेटवर्क यूजर्स का बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें से एक यूज़र किसी अन्य यूज़र्स को सूचना आदान प्रदान करता है, वो हमारा डेटा शेयरिंग होता है। ठीक है, एप्लीकेशन शेयरिंग क्या होता है, नेटवर्किंग के माध्यम से यूजर्स के ग्रुप सर्वर्स में इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन सेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन शेयरिंग होता है, जैसे कि आपके पास कोई एप्लीकेशन आपने बनाया, ठीक है, आप उस एप्लीकेशंस को ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, वही हमारा एप्लीकेशन शेयरिंग होता है। अब डिवाइस शेयरिंग क्या होता है, डिवाइस शेयरिंग नेटवर्किंग के माध्यम से यूज़र्स के ग्रुप्स नेटवर्क में जुड़े प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन्स और अन्य डिवाइस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइस शेयरिंग होता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हो। अब इंटरनेट एक्सेस ऐसी होता है, इंटरनेट आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आता है, ये बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्किंग ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि नेटवर्किंग के टाइप, मतलब नेटवर्किंग ई कॉमर्स में नेटवर्किंग के वेरियस टाइप। ठीक है, तो पहला आता है सर्वर, दूसरा आता है क्लाइंट, मीडिया, शेयर डेटा, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइस। इनके बिना आपका कोई भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा होता है, ये हमारा पीयर टू पीयर डिवाइस होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे कि आपके पास एक प्रिंटर हो गया, एक सर्वर हो गया, आपके पास 3 सर्वर, मतलब 3 सर्वर है। ठीक है, आप तीन सिस्टम को आप एक ही प्रिंटर और एक ही सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हो, वही हमारा पीयर टू पीयर डिवाइस होता है। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में ना तो कोई डिटेक्टेड सर्वर होता है और ना ही कंप्यूटर के बीच हायरार्की अर्थात क्रम होता है। मतलब सभी कंप्यूटर इक्वल होते हैं अर्थात उन्हें पीयर्स कहा जाता है। जहाँ कोई भी हायरार्किकल चीज़ें नहीं होती, कंप्यूटर सारे एक ही सिस्टम से जुड़े हों, वही हमारा पीयर्स टू पीयर्स कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है जो सर्वर पे बेस्ड होता है। ठीक है, जो हमारे सर्वर पे बेस्ड होता है वही हमारे सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से कुछ इतना नहीं आता, आप बाकी बता ही दोगे कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सटेंड में अंतर क्या है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाता है कि इंटरनेट डिफरेंस बताओ इंटरनेट, एक्सटेंड और इंटरनेट में। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। इंटरनेट आपको पता ही है इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हमारा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है। ठीक है, और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ हमारे जहां हम एक्सेस दे सकते हैं उसमें ही काम करता है। ठीक है, फिर हमारा अगला आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इंट्रानेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रानेट हमारे इंटरनेट को इंट्रानेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको मैं एक ही बार में समझाता हूँ। देखो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हमारे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जिसको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसको चला सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरनेट, मतलब इंटरनेट हो गया, फिर आता है हमारा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट हमारा एक प्राइवेट टाइप नेटवर्क होता है जिसको सिर्फ हम जिस व्यक्ति को एक्सेस दे सकते हैं, हमारा कोई भी
उसको ही हम एक्सेस दे पाएंगे, ठीक है। कोई तीसरा बंदा उसको आके नहीं चला सकता, थर्ड पार्टी उसको नहीं चला सकती। उसको अगर मान लो हमने 2 बंदों को एक्सेस दिया तो 2 बंदे ही उसको चला सकते हैं, ठीक है। अगला आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, मतलब इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट हमारा वो होता है, एक्स्ट्रानेट सॉरी हमारा वो होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला बस इसमें से यही आता है, ज़्यादातर कोई क्वेश्चंस और नहीं आते, ठीक है। आपका अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। एक ये क्वेश्चन बनता है आपका वेब, व्हाट इज़ वेब, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये नहीं आता, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आप इसके आगे आप पढ़ सकते हो, मतलब एक अगला चैप्टर बताता हूँ मैं आपको क्या है ये। अब अगला जो चैप्टर बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर से आप बहुत सारे को क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, कि G2V क्या होता है। देखो अब बात करते हैं कि बिजनेस ऑफ मॉडल ऑफ ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखो गवर्नमेंट टू बिजनेस को और किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस G2V। अब देखो मैं आपको सीधा आपको बताते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई बिजनेस मॉडल, मतलब बिजनेस मॉडल से आप क्या समझते हैं। डिफाइन द वेरियस पैरामीटर ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, ठीक है। आपको यहाँ पे बताने की बिजनेस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्जाम में मिलने वाला है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ। 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो बिजनेस मॉडल क्या होता है। किसी भी ई कॉमर्स व्यापार का अंतिम लक्ष्य पारंपरिक व्यापारों के समान धन कमाना और लाभ प्राप्त करना होता है। यह वास्तविक है कि इंटरनेट ने इस प्रयोग करने वाले लगभग सभी संगठनों प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर दी है, फिर भी अनंतता, उत्पादकता और लाभदायकता में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अंतिम लक्ष्य के रूप में लाभदायकता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ई बिजनेस अथवा ई कॉमर्स साइट्स स्वयं को वैल्यू चेन के विभिन्न भागों में स्थित करता है। मतलब बिजनेस मॉडल हमारे क्या होता है, देखो बिजनेस मॉडल हमारे वो होते हैं जब हम कोई भी ऐसा बिजनेस है उसको हम किसी न किसी मॉडल पे तैयार करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ पहुंचाती है तो वो हमारा G2C होता है, मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब V2C आपका कोई बिज़नेस है, आप बिज़नेस करते हो, आप अपनी चीज़ को बनाते हो, ठीक है। आप अचार बनाते हो घर में, अचार बनाने के बाद वो आप सीधे कहाँ बेचते हो, कंज्यूमर को बेचते हो, कस्टमर को बेचते हो, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। और जो गवर्नमेंट आपको जो भी चीज़ बेचती है, गवर्नमेंट आपको सीधे कस्टमर को जो बेचती है वो था G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर मॉडल, ठीक है। यही हमारे मॉडल होते हैं, यही हमारे डिफरेंट टाइप के मॉडल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, एक आपको एग्जाम में एक ये क्वेश्चन बहुत जरूरी मिलता है कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पर शासन को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों में इनसे परे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो, ठीक है, आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो तो आप राशन कार्ड कहाँ बनवाओगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, ठीक है, वही हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रयोग करके जनता के लिए सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप सरकार की कोई भी सेवाओं को वेबसाइट के रूप में, आप वेबसाइट के द्वारा आप मतलब सेवा का लाभ उठा रहे हो तो वो आपका ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। सूचनाओं का वितरण करने वाली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स को सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के रूप में जाना जाता है। सरकारी सुविधाओं में IT का प्रयोग सार्वजनिक और अन्य एजेंसीज़ के लिए सूचनाओं का प्रसार करने के लिए सरकारी प्रशासनिक गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए एक कुशल तात्विक और पारदर्शी प्रक्रिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि ई गवर्नेंस क्या होता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना है कि ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी लाभ को या किसी भी योजना को कस्टमर तक एक वेबसाइट द्वारा पहुंचाती है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस कहलाता है। यानी या फिर हम कोई भी सरकारी योजना को हम किसी वेबसाइट द्वारा देखते हैं, किसी वेबसाइट द्वारा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत मिलता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन B2B एंड B2C क्लाइंट, ठीक है। देखो B2B और B2C क्लाइंट क्या होता है। डिमांड B2B क्रेताओं की मांग किसी मतलब B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। ये ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया कि कोई भी कंपनी है, वो कोई भी कंपनी कपड़ा बनाती है। फॉर एग्जांपल एक पैंट शर्ट बनाने की कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसने पैंट शर्ट बनाया। पैंट शर्ट बनाने के बाद अब वो थोक वाले व्यापारी है, उनको पैंट शर्ट अपना देते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस किया,
वो बिजनेसर मतलब बिजनेसमैन है, वो बिजनेस हो गए। उन्होंने जिसको दिया है वो भी बिजनेस वाला बंदा है, वो अपने पास रखेगा नहीं, उसको पहनेगा नहीं, उसको भी वो आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा, तो वो बिजनेस हो गया V2B। ठीक है, V2C क्या होता है? अब एक चैन होती है कि जैसे आप हो, आपके पास कोई भी कंपनी है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी फ़ोन बनाती है, आपने फ़ोन बनाया, आपने आपकी जो दुकानदार है जो बिज़नेस करते हैं, आपने अपना मार्केट में फ़ोन लॉन्च किया, उन दुकानदारों को दे दिया, वो हमारा V2B हो गया, मतलब बिज़नेस से बिज़नेस तक पहुंच गया। आप भी बिज़नेस कर रहे हो उस फ़ोन से, अब वो दुकानदार भी बिज़नेस करेगा। अब बिज़नेस जो दुकानदार है, दुकानदार के पास कस्टमर जाएंगे, कस्टमर उस फ़ोन को ख़रीदेंगे। अब जब कस्टमर उस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो कस्टमर तो सी हो गया ना, और जो बिज़नेस का दुकानदार है वो बिज़नेस कर रहा है अपना, तो V2C मतलब B2B प्लस V2C ऐसे होता है वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई गवर्नेंस, मतलब अब आगे बात करते हैं। ई गवर्नेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी, राइट द नेम ऑफ वेरियस बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, पहला मॉडल होता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। मैं आपको सारे बताते चलूँगा। ठीक है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस मैंने अभी आपको बताया कि एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को बेचा, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब अब उस दुकानदार ने किसी कस्टमर उसके पास आया, उसने उसको फ़ोन बेच दिया, तो बिजनेस टू कस्टमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल वो होता है कि अब आप किसी कस्टमर ने आपसे फ़ोन लिया, अब उस कस्टमर ने आगे किसी को कस्टमर को बेच दिया, तो वो कस्टमर टू कस्टमर मॉडल वो कहलाता है। ठीक है, अब कस्टमर टू बिजनेस मॉडल क्या है? ठीक है, अब कस्टमर ने अपने उस प्रोडक्ट को किसी बिजनेस वाले को बेच दिया कि भैया लो अभी मेरे को नहीं चलाना, रख लो, तो वो गया हमारा कस्टमर टू बिजनेस। अगला है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब ये है कि अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास, आप एक काम, जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सब्जी मंडी होती है। ठीक है, सब्जी मंडी में क्या होता है, किसान अपनी सब्जियाँ लेके आते हैं, सब्जी जो लेके आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल गेहूँ लेके आते हैं, वहाँ पे जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, जो आड़तिया होते हैं, वो उन गेहूँ को ख़रीदते हैं। ठीक है, खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, वो उन गेहूँ को सरकार को बेचते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन हो गए, और जो सरकार को बेच रहा है वो सरकार कौन है? हमारी गवर्नमेंट होगी, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स मॉडल हो गया। ठीक है, अगला था गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट के पास कोई भी गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास तेल चल रहा है, मतलब तेल का काम, पेट्रोल डीजल, गवर्नमेंट तेल पेट्रोल मतलब कहीं से लेके आती है। ठीक है, जब वो लेके आती तो वो अपने जो उनके पेट्रोल पंप होते हैं उन्हें वहाँ देती है। अब पेट्रोल पंप वाले भी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप वाले को तेल दिया, वो हो गया हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। अब आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल वो होता है गवर्नमेंट अपना जो कॉन्टैक्ट है वो सीधे, गवर्नमेंट अपना जो व्यापार है वो सीधे लोगों से करे, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, वो हमारा होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ से समझते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट से एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को डाल रहा है। फॉर एग्जांपल ये है अमेज़ॉन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो ये है एक अमन, ये है अमेज़ॉन। ठीक है, अब अमन ने अपना जो ऑर्डर है वो अमेज़ॉन पे डाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, जो हमारे होल सेलर होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, उन्होंने ऑर्डर लिया अमेज़ॉन से। ठीक है, अब ऑर्डर उन्होंने अमेज़ॉन से लिया, अब जो उन्होंने मंगा लिया अपने पास, तो उन्होंने कस्टमर ने होल सेलर से आके ख़रीद ली चीज़, या फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सीधे होल सेलर को अपना माल बेचते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास, मैंने अभी आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया कि V2B मॉडल के होते हैं। जैसे आपके पास फ़ोन, ये हमारा फ़ोन बनाने की फैक्ट्री है, ये अपने वेबसाइट पर भी फ़ोन बेचते हैं, ये सीधे सीधे माल अपने सप्लाई करते हैं होल सेलर को, वो होल सेलर अपने कस्टमर को बेचता है फ़ोन। सिंपल सा ये सीधे एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है 2.5 नंबर में, कि ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज़ V2B मॉडल और राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ V2B ई कॉमर्स। तो देखो V2B देखो हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं V2B ई कॉमर्स के फ़ायदे की। तो भी देखो, ऑनलाइन लिंक्स के साथ खरीदारी के पारंपरिक तंत्र को प्रतिस्थापित किए जाने से बचत होती है। ठीक है, किसी सामग्री को ऑर्डर देने की प्रक्रिया सरल में दक्षतापूर्ण किया जाता है। देखो V2B मॉडल क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ही डायरेक्ट साला सेलर के पास भेजो, मुझे होल सेलर के पास सीधे डायरेक्ट उसके पास सप्लाई कर दो माल। ये आपका बहुत सारा टाइम बचेगा कि ऑनलाइन ऑर्डर करो, फिर वो आपके पास बहुत टाइम में आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी होती है, आपके विश्वास को ठेस पहुंच सकती है, ये हमारा हानि होती है। व्यापार प्रतिस्पर्धियों को प्रवेश सरल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं B2C मॉडल की। ठीक है, B2C मॉडल
जैसे मैंने आपको बताया बिज़नेस टू कस्टमर। अब जो फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन एक होलसेलर के पास फ़ोन आ गए कंपनी से, अब उस होलसेलर ने अपने कस्टमर को फ़ोन सप्लाई कर दिया, तो हमारा B2C मॉडल हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो सिंपल तरीके से आप ये भी सीख सकते हो कि V2C मॉडल क्या होता है। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये एक तरीके से मैं आपको और समझाता हूँ कि गवर्नमेंट टू बिज़नेस ई-कॉमर्स क्या होते हैं। देखो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे अपनी कोई भी चीज़ अपलोड की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस वेबसाइट से उस माल को उठा लिया। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई भी चीज़ पड़ी, जैसे ये IOCL की वेबसाइट है, इंडियन ऑयल की, ठीक है, ये हमारे पेट्रोल पंप वाले हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी जो रेट हैं, जो अपनी चीज़ें हैं, वो IOCL की वेबसाइट पर डाली, इन्होंने इस वेबसाइट से यहाँ पर माल को उठा लिया। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट टू बिज़नेस ई-कॉमर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारा पिछला जो चैप्टर था, चौथा स्ट्रेटजी, ठीक है, उसमें से खास कुछ नहीं आता, उसमें भी सिर्फ यही है, बिज़नेस मॉडल के बारे में। आप एक बार बिज़नेस मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है 4 C's। ठीक है, 4 C's कौन से हैं? ठीक है, 4 C's हमारे होते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंस, दूसरा होता है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, तीसरा होता है कंटेंट मैनेजमेंट, चौथा होता है कॉल सेंटर। ठीक है, ये हमारी जो ई-कॉमर्स है वो 4 C's पे डिपेंड होती है। फिर सुन लीजिए, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट और कॉल सेंटर। ठीक है, अब कंटेंट मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, अब लिखा है कंटेंट मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम और तरीका है जिसके द्वारा कंटेंट को वेबसाइट पर अपडेट, परिवर्तित और रिपोर्ट किया जाता है। कंटेंट को मैनेज करना हमारा कंटेंट मैनेजमेंट कहलाता है। कंटेंट किसे कहते हैं? कंटेंट हमारा टेक्स्ट, ग्राफिक, कोई भी सामग्री होगी उसको हम कंटेंट कहते हैं। ठीक है, अब पहला जो C है कन्वर्जेंस, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या होता है? देखो, कन्वर्जेंस सूचना आधारित इंफॉर्मेशन वेस्ड कॉमर्स के नए रूपों को सुगम बनाने के उद्देश्य से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न, पब्लाइजिंग, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स की सुविधाओं को मिलकर को हो जाना कन्वर्जेंस कहलाता है। मतलब कन्वर्जेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन वेस्ड कॉमर्स के नए रूपों को सुगम बनाने के उद्देश्य से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न, पब्लाइजिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स कन्वर्जेंस को एक हो जाना ही कन्वर्जेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मुख्यतः इस चैप्टर में सिर्फ आपको 4 C's के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो दूसरा जो C है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, तीसरा कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट आपको मैंने बता ही दिया कि कंटेंट को कैसे आप मैनेज करोगे। कॉल सेंटर्स, ठीक है, जैसे आपने कोई भी, देखो मैं शुरू से बताता हूँ। कन्वर्जेंस क्या होता है? आपके पास आपने पहले अपना सारा सिस्टम कन्वर्जेंस मतलब इकट्ठा किया, आपने कंप्यूटर्स इकट्ठे किया, आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, वेबसाइट बनाई। ठीक है, कन्वर्जेंस। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्या होता है? कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग हमारी ये होती है कि आपने यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें डालने को हैं। ठीक है, आप क्या क्या अपलोड करो, क्या क्या बेचना चाहते हो, वो आपको कोलैबोरेटिव आपको कंप्यूटिंग मतलब आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है कंटेंट मैनेजमेंट। अब आपने जो चीज़ डाली है, आपने जो कंटेंट सामग्री डाली उसको आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अब आपने उसको मैनेज कर लिया, आप जाहिर सी बात है जब कोई भी ऑनलाइन चीज़ है आप उसको बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपके पास क्वेरी तो बहुत आएंगी, लोगों के फीडबैक्स आएंगे, तो उनके लिए आपको कॉल सेंटर्स की नीड पड़ेगी। तो इसलिए हमारा ये आता है कॉल सेंटर। तो इसलिए यही हमारे 4 C's मुख्यतः होते हैं इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, आपको यही 4 C's के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आगे का जो चैप्टर है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारी जो चीज़ है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सप्लाई चेन के संचालन का यथासंभव कुशल नियोजन, कार्यान्वयन और नियंत्रण किया जाना चाहिए। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने कच्चे माल को, रॉ मटेरियल्स को कैसे पहुंचाते हैं, उन रॉ मटेरियल्स का फिर वो माल बनता है, फिर वो माल बनने के बाद मतलब एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केट में लाते हैं और फिर हम कैसे उसको कस्टमर तक बेचते हैं। यही हमारी एक पूरी प्रोसेस होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, और अब बात करते हैं सही से कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को SCM कहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सप्लाई चेन के ऑपरेशन को प्लान करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, कंट्रोल करके, ठीक है, हम सप्लायर के पास पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चर करके मतलब सप्लायर के पास पहुंचाते हैं, सप्लायर कैसे कस्टमर के पास पहुंचाता है, वो रॉ मटेरियल्स हम जो देते हैं सप्लायर को, रॉ मटेरियल से वो कैसे माल बनाता है, ठीक है, वो उसको इन्वेंट करता है, माल बना के उसको स्टोरेज बनाता है, मतलब पूरे स्टोरेज को मैनेज करना, ठीक है, स्टोरेज मैनेज करने के बाद फिर वो माल उस जो प्रोडक्ट बनाए, माल बना, उसको आगे निकालने के बाद कैसे कस्टमर तक पहुँचाना, यही हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। पिछले चैप्टर में कुछ नहीं था, पिछले चैप्टर में बस एक यही क्वेश्चन आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चंस बताऊंगा जिनकी 99.9% आने की संभावना होती है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन एक अपने
ऐसे ही बताते चले जा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को नोट करिए और क्वेश्चंस नोट करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग लिखिए और आप उनको लिख के एग्ज़ाम में लिख के आइए। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है ई पेमेंट मैकेनिज़्म। ठीक है, अब हमने बात करी ई कॉमर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली, बहुत पूछा जाता है कि ई पेमेंट, अब आपने ई कॉमर्स बता दिया भाई, अब ई पेमेंट बताइए। अब सिंपल है यार, अगर आप ई पेमेंट नहीं बता पाए तो पढ़ना बेकार है। देखो ई पेमेंट क्या होता है, ई पेमेंट हमारा वो होता है, ई पेमेंट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट। ठीक है, ई पेमेंट हमारा वो पेमेंट होता है जिसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट कहलाता है। अब आप इसको, ये मैंने अपने वर्डों में बता दिया, आप इसको बड़ा चला के भी लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ई मतलब ई पेमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट कहलाता है। ई पेमेंट हमारा किसी भी चेक, किसी भी डेबिट कार्ड, मतलब चेक नहीं सॉरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है और वही हमारा ई पेमेंट कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको अंतर पूछने को मिलता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में अंतर बताइए। तो देखो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड हमारा वो कार्ड होता है अगर आपके अकाउंट में, आपकी जो सेविंग अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है उसमें जो पेमेंट पड़ा है, ठीक है, वो हमारा डेबिट कार्ड कहला जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड होता है आप एक तरीके से लोन वाला कार्ड होता है, तो वो हमारा क्रेडिट कार्ड कहलाया जाता है। आप बैंक से लोन ले लो और मतलब आप पहले खर्च कर लो, बाद में बैंक को दे दो और वही हमारा ई कार्ड मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड कहलाया जाता है। ठीक है, और इस वाले चैप्टर में सिर्फ आपको कार्ड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब आता है भुगतान, कार्ड्स के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो कार्ड कौन कौन से होते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ट कार्ड, फ्लीट कार्ड। आपको इस चैप्टर में सिर्फ कार्ड पढ़ने के बारे में ही, कार्ड के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि डेबिट कार्ड से भुगतान कैसे होता है वो बताइए। तो देखो डेबिट कार्ड से भुगतान क्या होता है, आपके पास डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस पहले से पड़ा है, मतलब हमारे पास सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस पड़ा है, तो हम डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं और हमारे जो हमने कार्ड का जो यूज़ किया, जो पैसा कटा है वो हमारे अकाउंट से सीधे कट जाता है। ठीक है, यहीं पे एक बात आती है क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, फिर भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम पैसे को भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो हमें बाद में भरना पड़ता है बैंक को। वो अपने जो चार्जेस लेते हैं या 2%, 1%, वो चार्जेस हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है। यही हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, एटीएम क्या होता है, एटीएम हमारा एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जिसको हम एक तरीके से डेबिट कार्ड ही बोलते हैं। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वही हमारा एटीएम कार्ड होता है। ठीक है, जैसे सामने आपको यही ज़्यादातर पूछने को मिलेगा कि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। देखो एटीएम कार्ड एक बैंक का कार्ड होता है, क्लाइंट कार्ड, की कार्ड अथवा कैश कार्ड भी कहा जाता है। देखो एटीएम कार्ड को हम एटीएम कार्ड, बैंक कार्ड, क्लाइंट कार्ड, कैश कार्ड, की कार्ड भी कहते हैं। ये एक पेमेंट कार्ड है जिसे विभिन्न बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहक इस कार्ड को प्रयोग एटीएम के विभिन्न लेन देन जैसे जमा, कैश विड्रॉल, ट्रांसफ़र, ऑब्टेनिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन का के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है चेक चार्ज कार्ड के तहत। देखो चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड के समान ही है, सिवाय इसके कि इसमें कार्ड होल्डर को स्टेटमेंट अमाउंट की पूरी शेष राशि का भुगतान मासिक रूप से करने की आवश्यकता होती है। ये किसी खरीद के लिए देखो चार्ज कार्ड क्या होता है, चार्ज कार्ड हमारा ये देखो क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में अपना पेमेंट जमा कर दो, लेकिन चार्ज कार्ड में आपको महीने टू महीने अपना पेमेंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो होता है फ्लीट कार्ड। फ्लीट कार्ड क्या होता है, फ्लीट कार्ड का यूज़ हम कोई भी पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप हो गया हमारा, गैस की, मतलब हमारी ऐसी कोई चीज़ है जैसे कोई उत्पाद है उसको ख़रीदने के लिए हम फ्लीट कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड हमारा एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्मार्ट कार्ड में एक ऐसी स्टोरेज मैग्नेटिक चिप लगी होती है स्मार्ट कार्ड में, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस स्मार्ट कार्ड में स्टोर होती है, वही हमारा स्मार्ट कार्ड होता है। ठीक है, अब आता है क्रेडिट कार्ड का कि मतलब स्टेप बताइए क्रेडिट कार्ड के। तो देखो पहला स्टेप क्या है, ग्राहक के अनुरोध पर उसे क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता है। जैसे आप बैंक में गए, आपने भैया एक रिक्वेस्ट दी कि भैया मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, क्रेडिट कार्ड आपका आ गया। अब क्रेडिट कार्ड सूचनाओं को व्यापारी की वेबसाइट अथवा व्यापारी को जिसके भी उत्पाद का सेवा को खरीदना चाहता है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है कि मतलब
कुल मिला के क्रेडिट कार्ड का ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड आप बैंक गए, आपने अप्लाई किया, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। आप क्रेडिट कार्ड से फिर शॉपिंग कर सकते हो। आपका जो डेटा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं आपका कि आप सालाना कितना कमाते हो, महीने में कितना कमाते हो, वो सारी चीज़ें आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल होती हैं। ताकि ये इसलिए चीज़ें पूछी जाती है ताकि आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल बाद में जमा कर पाओ या नहीं कर पाओ। ठीक है, इस वाले चैप्टर में सिर्फ आपको कार्ड के बारे में पढ़ना है। अगर आप डेली यूज़ करते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत आपको समझ है डेली लाइफ की, आपको आधुनिक चीज़ों की समझ है, आपको नेट बैंकिंग की समझ है, डेबिट कार्ड की समझ है, क्रेडिट कार्ड आपने कभी चलाया है, डेबिट कार्ड चलाया है, कभी डेबिट कार्ड अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, कभी आपने मेट्रो कार्ड चलाया है, कभी आपने फीट कार्ड यूज़ किया है, कभी आपने स्मार्ट कार्ड यूज़ किया, तो आप ये वाला चैप्टर बड़े आसानी से कर सकते हो। इस वाले चैप्टर से 5 से लेकर 7 नंबर का आपको एग्ज़ाम में मिलने को रहता है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। अगला जो चैप्टर है 8वां, ई मार्केटिंग। ठीक है, ई मार्केटिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग करना। ठीक है, जैसे कि आपने अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इस वाले चैप्टर में आप सिंपली यही चीज़ें पढ़ोगे। जैसे आपने कोई कपड़े की दुकान खोल ली, ठीक है, अब कपड़े की दुकान खोल ली, पहले क्या होता था, पहले अब प्रचार करना अपनी चीज़ों का बहुत मुश्किल हो जाया करता था। जैसे आपने कोई दुकान खोली है, अब लोगों को नहीं पता होना चलता था, तो आप किसी को हायर करते थे, मतलब किसी को पकड़ते थे और भैया पूरे मोहल्ले में ऐलान लगवाते थे कि भैया दुकान खुली है, यहाँ पे इस जगह दुकान खुली है, यहाँ पे सामान मिलता है, ये ऐसे वैसे। लेकिन अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ गई हैं, तो आपकी जो मार्केटिंग है वो आसान हो गई है, आपको जो प्रचार करना है वो आसान हो गया है। ठीक है, आपकी शॉपिंग करनी है अब आसान हो गई है। ठीक है, अब आता है ई मार्केटिंग होती क्या है। तो देखो, ई मार्केटिंग अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से सहायता करने के लिए इंटरनेट की डिजिटल मीडिया की क्षमताओं को प्रयोग से संदर्भित करती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके व्यापार के आकार और प्रकार की परवाह किए बिना ही पारंपरिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच में एक मूल्यवान वृद्धि है। ई मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग अथवा ऑनलाइन मार्केटिंग अथवा वेब मार्केटिंग भी कहा जाता है। ई मार्केटिंग को इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केटिंग उद्देश्यों को प्राप्त करना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट, ईमेल, ई बुक्स, डेटाबेस और मोबाइल फ़ोन आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ही एक भांति ई मार्केटिंग भी सभी लोगों तक सभी संदेश, उत्पादों, सेवाओं को वितरित करने में व्यवहार को मदद करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइज़ करना, चीज़ों को इंटरनेट पे सेल करना, ठीक है, देखो आप मतलब मार्केटिंग करना, ठीक है, चीज़ों को सेल करना ऑनलाइन, यही हमारा ई मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने की संभावना रहती है। मतलब इस चैप्टर से आपको एक ही क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि ई मार्केटिंग क्या होती है, ई मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका नवा चैप्टर उसमें मेरी समझ से कुछ नहीं आता। ठीक है, मैंने जितनी बार अभी तक एग्ज़ाम दिया है, मेरे सीनियर्स ने एग्ज़ाम दिया है, मेरे जूनियर्स अभी तक एग्ज़ाम जो देते चले आ रहे हैं, जब से ये सिलेबस है तब से मैंने देखा है कि जो ई कॉमर्स में जो नवा चैप्टर रहता है उससे आपके EDI वगैरह उनसे कुछ भी नहीं आता है तो एक और में आ जाता है, तो आप मत करिए वो, क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर थोड़ा अलग पड़ जाता है। तो मेरी समझ से उससे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब मैंने जैसे कि आपको सबको बताया कि आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उसका अगर एडवांटेज है तो उसका कहीं ना कहीं अगर 10 एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज ज़रूर होगा। अब ई कॉमर्स से जोखिम क्या क्या है। ठीक है, देखो, अब पहला आता है ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इस वाले चैप्टर से अच्छा खासा एग्जाम में आता, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा चैप्टर एक A to Z पढ़ा पाऊँ। ठीक है, ई कॉमर्स के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क पर क्रय विक्रय, विपणन और उत्पादों की सर्विसिंग अथवा अन्य सेवाएँ आती हैं। ठीक है, फायरवॉल से देखो, अब बात करते हैं ई कॉमर्स के जोखिम से क्या। देखो, ई कॉमर्स में रिस्क क्या होता है। ठीक है, किसी भी व्यापार के लिए गोपनीयता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कंपनियों के पास काफ़ी गोपनीय जानकारी होती है, जबकि जो कि व्यापारिक रहस्य, उत्पादक विकास योजनाओं, विपणन रणनीतियों, विशेषण। देखो, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखो, रिस्क क्या होता है। रिस्क ये होता है कि जैसे आपने पेमेंट किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि हैकर्स जो होते हैं हमारे, क्या होता है कि कभी कभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है जोखिम। सबसे पहला ये होता है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन बंद हो गया, आपको जो पेमेंट है वो अटक गया। कभी कभी ये होता है कि आपके हाथों से ही एक नंबर अगर लास्ट का गलत हो गया तो वो पैसे वापस नहीं आते। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके पेमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक देने वाला, एक लेने वाला है, बीच में एक बंदा बैठा है जो आपके ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके सिस्टम को हैक करके बैठा है। आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो बीच में ही उस ट्रांजैक्शन को रोक के सारा पैसा पकड़ लेता है, और जो आपका जो बैलेंस है वो आपका अकाउंट खाली हो जाता है।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं, यही हमारे जोखिम कहलाते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। आपको यहाँ पे सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, एक तो आपको गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, ठीक है, और एक अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकिटी, ठीक है, इंक्रिप्शन और एडिबिलिटी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं सामने जिस बंदे को पैसे भेज रहा हूँ वो बंदा वही है ना जिसको मैं पैसा भेज रहा हूँ। अब जो पैसा ले रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि सामने जो बंदा पैसा भेज रहा है वही है ना जो पैसा भेज रहा है या लिंक भेज रहा है। तो ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो आपने पैसा भेजा, जो आपने कोई मैसेज भेजा, लोग बहुत सारे हैकर होते हैं जो उस मैसेज को, पैसे को बीच में, आपने 10 रुपये का भेजा सामने वाले कि भैया 10 रुपये मुझे भेज देना, उसने मैसेज को 50 किया, 10 आपके पास आ गए, 40 उसने अपनी जेब में रख लिए। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में कि मॉडल पेपर के बारे में, ठीक। पेपर कैसा आता है मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो टोटल मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2.5 मिनट का। आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 में से आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, 10 करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले में से 3 पार्ट हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं। जैसे कि ई कॉमर्स में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना की जाती है, ई कॉमर्स की क्या आशंकाएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार करते हैं, ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार के नेटवर्क की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, आप इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आप जो बता सकते हो। ई कॉमर्स मैंने आपको जो बताया वो बता सकते हो। ई कॉमर्स की क्या आशंकाएं हैं, आशंकाएं डेफिनेशन लिख दीजिए, आप अच्छी खासी चीज़ें लिख दी कि भैया आशंका ये है, ठीक है, आराम से हो गया। अगला वेब सुरक्षा क्या है, कुछ सुरक्षा आशंकाओं की व्याख्या कीजिए। वेब सुरक्षा क्या है, ठीक है, हम कैसे अपनी वेबसाइट को सुरक्षित कर सकते हैं, ये तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अर्थात ई कॉमर्स मॉडल क्या है, ई कॉमर्स मॉडल क्या है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मॉडल क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल। ई कैश और ई लॉजिस्टिक क्या है, ई कैश क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैश बता दीजिए। यही सारी चीज़, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लिख दीजिए। B2B तथा C2B बिजनेस मॉडल के अंतर बताइए। देखो आगे वही ई कॉमर्स बिजनेस की योजना एवं कार्यनीति क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का बिजनेस हम कैसे करते हैं, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन, सप्लाई चेन हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले हम कोई कच्चे माल को सप्लायर के पास पहुँचाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री से वहाँ से वो माल बनता है, माल के बाद वो सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उसको एक आगे भेजता है, आगे के बाद वो कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन होता है। कंटेंट प्रबंधन पर संक्षिप्त लिख लीजिए, कंटेंट को हम कैसे मतलब कंटेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, वही है। साइबर लॉ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र आ गया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन वेबसाइट से कर लेते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, अब तो सारी चीज़ें आ गई। अगर आप थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करते होगे तो ये क्वेश्चन कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा हम जो डेटा होता है वो कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी बहुत सिंपल है। क्रिप्टोग्राफी मैं आपको क्रिप्टोग्राफी ऐसे बता देता हूँ। देखो क्रिप्टोग्राफी हमारी 2 वर्ड से मिलकर बनी है, क्रिप्टो प्लस ग्राफी। क्रिप्टो मानी होता है, क्रिप्टो एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है छुपाना, ग्राफी मानी होता है लॉक लगाना, किसी भी चीज़ पे लॉक लगाना, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जैसे कि आपने क्रिप्टोग्राफी में 2 की का यूज़ किया था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। इनक्रिप्शन की हमारी वो की होती है जो एक सेंटर के पास होती है, और डिक्रिप्शन हमारी वो की होती है जो रिसीवर के पास होती है, ठीक है। आपने कोई भी मैसेज भेजा तो वो मैसेजेस चेंज होके सामने वाले बंदे के पास जाएगा और उसको वो डिकोड कर सके, वही हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी मैं आपको चैप्टर वाइज सारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के बता दूंगा, आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे मार्क्स लेके आइए। और वीडियो को आज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।